हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। हमने इस चैप्टर के कुछ पॉइंट कर लिए थे, जैसे कि हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये जान लिया था। भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारत के में हम देख रहे थे कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण, दमनकारी नीतियों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्र के लोगों में प्रेम की भावना जागी, एक दूसरे में एकता की भावना का कारण था अंग्रेजों की उत्पीड़नपूर्ण नीति। और पूरे हम देख रहे थे अंग्रेजी शासन भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के गाइस वो कहाँ पर, श्रीलंका के पास, तमिलनाडु के पास तक फैला हुआ था। और हम देखें पूरब से अरुणाचल प्रदेश या फिर असम से लेकर के गुजरात तक के पोरबंदर तक फैला हुआ था। पूरे भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी। और अंग्रेजी शासन व्यवस्था के उनके वो जो भी कानून लाते थे गाइस, नियम लाते थे, उनका उद्देश्य वली धन कमाना होता था भारत से। उनको उनकी सुरक्षा देना नहीं होता था। उनकी जो भी नीतियां होती थी, सुरक्षा के नाम पर नीति लाई जाती थी, लेकिन उनका मेन मकसद गाइस क्या होता था? धन कमाना। ये हमने देखा। तो ये सब उत्पीड़नकारी नीतियों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हमने देखा भारत में पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध में क्या हुआ? बहुत सारे सैनिकों को जबरदस्ती क्या करा दिया गया, भर्ती करवाया गया। भर्ती में फिर बाद में क्या हुआ? इसके विरुद्ध में फिर लोगों का गुस्सा भड़का। साथ में क्या हुआ? वो लोग, एक महामारी भी फैल गई थी 1920 में। हमने ये भी देखा, फ्लू नामक महामारी फैली हुई थी। और खाद्य वहां पे क्या हो गया था 1919 में हमने देखा। और दूसरा क्या हुआ था कि वो फसलें खराब हो चुकी थी गाइस भारत में। इसके बाद भी वो लोग क्या कर लगा रहे थे? इसके बाद भी वो लोग कर लगा रहे थे। और कर में कोई लगन वसूली में कोई भी माफी, कर्ज माफ वो नहीं था गाइस, रहम नहीं बरत रहे थे। और हमने देखा कि भारत में बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी थी फ्लू में। फ्लू महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे जा चुके थे। इसी बीच सत्याग्रह हुआ। किसका? महात्मा गांधी आ जाते हैं अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, और उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। सत्याग्रह में उन्होंने बताया कि सत्य के दम पर ही हम क्या कर सकते हैं, बिना हिंसा के ही हम अहिंसा के बलबूते और सत्य पे यदि रहते हैं तो कितनी भी बड़ी शासन व्यवस्था हो, यदि हम सत्य की खोज पर निकलते हैं, सबको बतलाते हैं, जन आंदोलन करवाते हैं, तो गाइस इसमें हम जीत सकते हैं। कितना भी बड़ा क्यों ना हो पीड़क हमको परेशान करने वाला, उससे भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह के बाद आता है 1919 में गाइस रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मानना क्या था गाइस? रॉलेट एक्ट में क्या हुआ? यह एक्ट ऐसा एक्ट था कि उनको जैसे ही राजनीतिक कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम दिखाई देती थी, वो सबको बंदी बना सकते थे। और वो संदिग्ध अवस्था में भी बंदी बना सकते थे। मतलब उन्हें यदि संदेह हो जाए कि यहाँ पे राजनीतिक आंदोलन चल रहा था, तो वो किसी को भी बंदी बना लेते थे। और 2 साल तक बिना मुकदमा के ही उन्हें जेल में रखा जा सकता था। इस एक्ट का उन्होंने विरोध किया गाइस, जैसे बहुत से लोगों ने विरोध किया। अमृतसर में गाइस क्या हुआ? बैसाखी का मेला चल रहा था और कुछ लोग इससे पीड़ित रॉलेट एक्ट से परेशान होकर के क्या किया? आंदोलन भी कर रहे थे। शांतिपूर्ण आंदोलन में क्या इन्होंने अमृतसर में जलियांवाला बाग में, अमृतसर पड़ता है गाइस पंजाब में, जलियांवाला बाग में उन्होंने क्या कर दिया? और उन्होंने गोलियां चला दी गई। वहाँ का जनरल डायर थे, जो जनरल डायर साहब ने जो बाग था गाइस, जलियांवाला बाग, वहाँ को उसको चारों ओर से घेर लिया। क्या कर लिया? लोगों को बाहर जाने के दरवाजे बंद कर दिए और वहां पर एकाएक उन्होंने गोली चला दी। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क जाता है गाइस, और ज्यादा आंदोलन होने लगते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं गाइस, असहयोग करते हैं। इसके बाद गांधी जी लाते हैं क्या? असहयोग आंदोलन 1920 में लाते हैं। 1919 में गाइस जलियांवाला हत्याकांड हुआ गाइस, जिसको जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, 1919 में होता है। इसके बाद आता है गांधी जी लाते हैं क्या? असहयोग आंदोलन। उन्होंने कहा था कि यदि हम गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों लाते हैं गाइस? वो कहते हैं कि जो अंग्रेज लोग आए थे गाइस, वो
भारत के लोगों के सपोर्ट के कारण आए थे, उनके सहयोग के कारण आए थे, क्योंकि भारत के लोग उनको क्या कर रहे थे गाइस, सहयोग कर रहे थे। जब भारत के विभिन्न देशों में उनका असहयोग किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे गाइस, भाग जाएंगे, वो चले जाएंगे, उनका सहयोग नहीं होगा, उनकी बिक्री नहीं होगी, उनका कोई सामान ना खरीदे गाइस। उनकी सरकारी नौकरियों में पहला क्या किया था, किसका बहिष्कार किया था गाइस, आपको याद होगा, हमने कल पढ़ाया था। पहला बहिष्कार उन्होंने उपाधियों का किया था। किसका, उपाधियों को, जो लॉलीपॉप दे करके एक प्रकार से क्या कर देते थे अंग्रेज लोग, उपाधि दे देते थे किसी भी लोगों को, और तो उन्होंने जो उपाधि उन्होंने दी थी उनका त्याग किया। रविंद्रनाथ को जो नाइटहुड की उपाधि दी थी गाइस, उसको भी त्याग कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, सरकारी कॉलेज हैं, दफ्तर हैं, नौकरियां हैं, सबसे क्या इस्तीफा दिलाया, मतलब कि अब हम तुम्हारे काम नहीं करेंगे, तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। तीसरा उन्होंने क्या किया गाइस, जो बहिष्कार किया, उनका सामान नहीं खरीदेंगे, जो मतलब कि जो उद्योगपति लोग हैं उनको भी हानि हुई थी गाइस, इनके कारण वो लोग भी, जन सामान्य भी सामान नहीं खरीदती थी। ये आंदोलन देखते ही देखते बहुत ज्यादा फैल गया। फिर देखते हैं गाइस, यहाँ से हमको पढ़ना था आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं कौन कौन सी है, हम ये देखेंगे। देखिए, आज खिलाफत असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक अपनी आकांक्षाएं थी, हर एक की अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपने विचार होते हैं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसका अर्थ अलग अलग थे गए। सब लोग नहीं समझ पाए थे। जो खिलाफत असहयोग आंदोलन थे, सबके विचार अलग अलग होते हैं। सबने सहयोग तो किया इस आंदोलन का, सबका उद्देश्य तो एक ही था गाइस कि अंग्रेजों को भगाना यहाँ से किसी भी तरह के। तो लेकिन सब लोग का सहयोग मतलब उनका मानना अलग होता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, हिंसा पर भी उतर आते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं कहते थे, वो हिंसा पर नहीं उतरते थे। तो इसकी अपन भीतरी अलग अलग धाराएं देखेंगे। शहरों में इसका आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, हम देखते हैं। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए। बहिष्कार किया असहयोग आंदोलन का, असहयोग किया अंग्रेजों का, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिए। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में, मद्रास का एरिया आता है गाइस दक्षिण भारत का, ये वाला जो तमिलनाडु का है और कर्नाटक है और ये केरल है गाइस, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया को बोला जाता है मद्रास, उस टाइम बोला जाता था। ठीक है, तो वहां पे बहुत से लोगों ने उनका बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मण को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। बहुत से लोगों ने फिर साथ दिया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके द्वारा उनको जो सामान्य जो ब्राह्मणों को दिए जाते हैं वो सामान्य लोगों को भी अधिकार मिल जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर क्या दिखाई दिया गाइस? आर्थिक मोर्चे पर ज्यादातर नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराबी दुकानों में पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921-1920 में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। इसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। सोचिए गाइस, इसकी कीमत 102 करोड़ से लेकर 57 करोड़ रह गई। आर्थिक लाभ उनको क्या हुआ, आर्थिक हानि क्या हुई अंग्रेजों को? हमने देखा कि अधिक से अधिक लोगों ने क्या कर दिया, आर्थिक उनको हानि क्या दिलाई कि लोग उनका सामान ही नहीं खरीद रहे थे, उनकी दुकानों का बहिष्कार कर रहे थे, उनके सामानों की होली जला दी गई थी, कपड़ों की होली जला दी गई थी। जब सामान नहीं खरीदेंगे बेटा तुम तो रहोगे कौन? ठीक है ना। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने से या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया गया,
जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोगों को आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ गाइस, ब्रिटिशर को हानि हुई। 102 करोड़ से उनकी जो 102 करोड़ की उनकी कीमत थी वो 57 करोड़ ही रह गई। और साथ में क्या हुआ, जब विदेशी का सामान नहीं खरीदेंगे तो लोग घर का सामान खरीदेंगे। घर का सामान का मतलब है गाइस हमारे ही देश के जो व्यापारी हैं और हमारे ही देश में जो चरखा से वस्त्र बनाए जाते हैं, हाथों से वस्त्र बनाए जाते हैं, उनका सामान खरीदेंगे तो हमारे ही देश वाले के पास पैसा जाएगा और उनको हानि नहीं होगी और उनको हानि होगी अंग्रेजों को। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कुछ समय के बाद देखा गया गाइस शहरों में यह आंदोलन, शहरी क्षेत्र का प्रभाव देख रहे हैं हम आंदोलन में, फिर हम ग्रामीण का देखेंगे और बागवानों में देखेंगे असहयोग आंदोलन का। तो आगे तो ऐसा हुआ है ना, मतलब सभी लोग ने बहिष्कार कर दिया। इसके बाद यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कारण भी कई थे गाइस, जैसे खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने में बेचने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। कारण क्या था गाइस, हम तो लेना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय कपड़ा है वो हाथों के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, हाथों से बनाया जाता है, हथकरघा उद्योग से बनाया जाता है, मेहनत ज्यादा लगती है और दाम कम मिलता है। अब महंगा तो मिलेगा गाइस, हाथ से बनाएंगे और मशीनों से काम, मशीनों का काम हाथ से करवाया जाएगा इस तो मशीनों में, वहां पे तो वो लोग मशीनों से बनवा के ले आते थे, उनको ज्यादा लागत नहीं आती थी बनाने में, कच्चा माल भी जरूरत होती है कपड़े के लिए, वो भी हमें पॉसिबल अच्छे से नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ, ज्यादा टाइम तक यह नहीं मिला, नहीं रुक सका क्योंकि ये कपड़े महंगे होते थे, गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वो ब्रिटिशर खरीद सकते थे। मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, ब्रिटिश संस्थान के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। हम ही अभी गांव में देख लेगा, कोई कितना ही राष्ट्रभक्त वाला हो, लेकिन अक्सर देखते हैं जब गरीबी होती है ना तो वो झुक ही जाता है उसके पीछे। जैसे कि हम देखते हैं अपने गाँव में, यदि कोई चीज 60 की मिल रही है और कोई चीज 10 की मिल रही है तो गाइस हम 10 वाली ही लेना पसंद करेंगे ना, फिर वो कोई प्रॉब्लम हो लोगों की, वो तो ज्यादा, अब जिसकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो ही 60 वाली लेगा। हमारे देश में बन रही है, हाथों से बन रही है, कच्चा माल भी महंगा मिलता है तो लागत ज्यादा लग रही है, तो अपन फ्री में तो बेचेंगे नहीं ना, उनको मजदूरों को भी खाने को लगता है। जब अपन फ्री में नहीं बेचेंगे तो अपन, ये महंगा होता था भारतीय सामान और इनका सस्ता होता था क्योंकि ये मशीन के द्वारा बाहर से बनवा के ले आते थे। वो मिले कपड़े से लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, ब्रिटिश संस्थान के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी नौकरी करने लगे। गाइस क्या हुआ कि आगे तो लोगों ने खुलकर बहुत ज्यादा बहिष्कार किया, सब लोग बोलने लगे हम आपका सामान नहीं लेंगे। और जब इसके बाद कुछ टाइम तक तो ये सही रहा, सिस्टम चलता रहा, लेकिन हमने देखा कि जैसे कपड़े भी होते हैं या कुछ भी होते हैं जो स्वदेशी होते हैं गाइस वो महंगे होते थे। इसकी फैक्ट्रियां भारत में नहीं खुली हुई थी, हम देखते थे इसकी जगह जगह फैक्ट्री नहीं खुली थी गाइस। जब जगह जगह फैक्ट्री नहीं खुलेंगी तो कौन बनाएगा सामान, हमें तो सामान लास्ट में चाहिए है, आज जरूरत का सामान है, कपड़ा है ना, और ये बहुत सी चीजें होती है जरूरत की। तो उसके लिए क्या किया गया, ये जो सामान चाहिए है इसके लिए क्या किया गया गाइस, हमने देखा ये इसके लिए फिर लास्ट में लोग, यहाँ पे कंपनियां भी नहीं थी, लोग कहाँ काम करते थे, हम नौकरी छोड़ के तो आ गए गाइस, लेकिन खाना खाने के लिए हमें पैसा तो चाहिए था, तो ये लोग मजदूरी भी अच्छी देते थे, अपन से तो ज्यादा ही देंगे क्योंकि वो उनकी कमाई पहले से उन्होंने खाया है, हमारा खाया तो नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे भी रहे हैं तो है ना, हमको हमें ही दे रहे हैं, हमारा ही धन हमको ही कोई दे और हमसे ज्यादा काम करवाए, ये कौन सी नीति है। तो ये हो रहा था गाइस, तो लोग फिर से अपन देखते थे, फिर से दफ्तर जाने लगे क्योंकि बिना काम के तो किसी का नहीं चलता है। सो गाइस ये रहा रवैया असहयोग आंदोलन का शहरी क्षेत्र में।
ठीक है, अब देखते हैं हम शहरी क्षेत्र में हमने देख लिया, क्या देखा, आगे खुलकर विरोध किया गया, फिर बाद में जाने लगते हैं, क्योंकि हाथों के वस्त्र तो पहन सकते हैं, हमें पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश के वस्त्र है, पर प्रॉब्लम यहाँ थी गाइस कि हमें वो महंगे दे रहे थे और हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, और वो महंगी क्यों ना देते, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा लगती थी। यदि वो देते हैं तो यदि वो मेहनत फ्री में भी करते हैं, अपना खुद बनाने में हमको ज्यादा टाइम लग जाता है गाइस, तो इससे उन महंगाई बढ़ती गई। इसके कारण उनको फिर से दफ्तरों में भी जाना रहा, कितने दिन नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि भारत में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी नहीं खुली थी, वो लोग वहीं काम कर रहे थे। अब तुरंत तो नहीं खोली जा सकती फैक्ट्री, इतना पैसा गाइस किसी के पास नहीं था उस समय कि अपन उनकी नौकरी छोड़ दो तो दूसरी की पकड़ लो। जब दूसरे का विकल्प ही नहीं है, हम किसकी नौकरी पकड़ेंगे, बैठ तो गए घर में। देखिए, ग्रामीण इलाके में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, क्या इसका वो पड़ा गाइस, देखते हैं हम क्या इसकी धाराएं रही, भीतरी आंदोलन कैसे हुए। शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान आदिवासियों के संघर्ष भी आंदोलन में समा गए। शहरों के साथ साथ गाइस देहात में भी, मतलब छोटे छोटे गांव में भी फैल गया। आदिवासियों ने भी संघर्ष किया इस आंदोलन में, क्योंकि हम देखते हैं कि हर वर्ग इससे तंग आ चुका था इस अंग्रेजी शासन से। अवध में क्या देखा गया, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों के नेतृत्व में रहे। अवध उत्तर प्रदेश है गाइस, हम देखते हैं यूपी में। तो अवध में कौन था गाइस, बाबा रामचंद्र किसानों के नेतृत्व में रहे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों जमींदारों के खिलाफ था, जो किसान से भारी भरकम लगान मतलब लगान लेना और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। तो जो बाबा रामचंद्र थे गाइस, वो एक मजदूर के तौर पे काम कर चुके थे गाइस। तो उन्होंने, इनका आंदोलन किसके खिलाफ था गाइस, जो बाबा रामचंद्र थे उनका आंदोलन था जो जमींदार होते थे। अब जमींदारी व्यवस्था भी कौन लाया था गाइस, वही तो लाए थे घिसे पिटे अंग्रेज, है ना। किसानों को बेगारा करनी पड़ती थी, पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। जैसे अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्री हो जाती है, पट्टे हो जाते कि आपकी ये जगह है, तो ये भी निश्चित नहीं थे। उन्हें बार बार पट्टे के जमीन को हटा दिया जाता था कि आपका पट्टा भी, इसके बाद भी वो हटा दिया जाता था। उनको कर देना पड़ता था, यदि कर नहीं देते वो किसी और को उनकी जमीन दे दिया करते थे, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। वो अक्सर यही देखते थे, क्या होता था, उनकी जमीन छीन ली जाती थी, जिससे कि उनको अधिकार स्थापित न हो सके कि ये हमारी जमीन है। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदार सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे किसानों पर जमींदारों को नाई धोबी सुविधाओं में से भी वंचित करने के लिए पंचायतों में नाई धोबी बंद का फैसला लिया गया। जून 1920 में जवाहर नेहरू ने अवध के गांव को दौरा किया। कहाँ गए, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू कहाँ जाते हैं गाइस, यूपी जाते हैं, अवध जाते हैं। अवध में कौन आंदोलन करवा रहा था, बाबा रामचंद्र करवा रहे थे। वो लोग मजदूर के मतलब जमींदारों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, ठीक है ना। और गांव वालों से उन्होंने बातचीत की। अब पहुंच जाते हैं कौन गाइस, अवध पहुंच जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या की, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया, उनकी बातें सुनी। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। जवाहरलाल नेहरू हो गए अब साथ में, और बाबा रामचंद्र तो थे ही, और कुछ और लोगों ने अवध के किसानों की सभा का गठन किया गया। किसान सभा का गठन किया गया क्योंकि किसानों को ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनसे लगान लिया जाता था, लगान के साथ साथ उनकी भूमि भी छीन ली जाती थी, पट्टे पर भूमि भी नहीं रहती थी क्योंकि उनका अधिकार ना हो सके। इसीलिए महीने भर में पूरे इलाके में, गांव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी।
सो गाइस क्या हुआ, महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन में 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे कि जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों, व्यापारियों, मकान पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपूट होने लगी और अनाज और गोदाम पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों में स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों को बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में 1920 में दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। 1920 में क्या हुआ गाइस, गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को काफी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्र की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने की पाबंदी लगा दी थी। लोगों ने इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। यह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे। कौन गाइस, मतलब कि एक दिलचस्प सीताराम अल्लूरी सीताराम थे। उनका दावा था कि वो बहुत से लोगों को क्या कर देते थे गाइस, ठीक कर देते थे यदि कोई बीमार पड़ गया है। बहुत से उनको नॉलेज था गाइस, इससे वो खगोलीय पता भी लगा सकते थे तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। राजू के व्यक्ति से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं और उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू ने अपने लोगों के बीच लोकनायक बन गए। सो गाइस, हमने अभी क्या देखा, ग्रामीण इलाके में विद्रोह कैसा रहा, असहयोग कैसा रहा। तो शहरी इलाके के साथ क्या हो जाता है, देहातों में ये असहयोग आंदोलन फैल जाता है। इससे क्या होता है, जो अवध में अब बहुत ज्यादा किसान वर्ग भी आ जाते हैं, किसान वर्ग के बाद मजदूर वर्ग भी आ जाते हैं, आदिवासी लोग भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। क्या होता है कि हम देखते हैं कि अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा है, मजदूरों का नेतृत्व गाइस जो कर रहे थे वो थे बाबा रामचंद्र जी थे, वो लोग कर रहे थे। वहाँ पे क्या हो जाता है गाइस, इस वाले एरिया में यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लगान ली जाती है किसानों से। मतलब कि लगान लेना, कर के साथ साथ उन्होंने उनमें
जब ज़्यादा कर लिया जाएगा और जब फसल अच्छी नहीं होगी इसके बाद भी उनसे कर लिया जाएगा। और साथ में क्या किया गया गाइस, उनके पट्टे भी रख लेते थे। पट्टे के द्वारा जो अधिकार प्राप्त था, जैसे रजिस्ट्री होती है ना गाइस, अभी कोई भी जमीन ले लेते हैं तो रजिस्ट्री हो जाती है और हमारे पास पट्टा बन जाता है, तो पट्टा भी निश्चित नहीं होते थे। उन्हें पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि उनका अधिकार स्थापित ना हो जाए। जैसे अभी अधिकार होता है ना कि हमारा पट्टा है तो हमारी जमीन है, बट क्या होता है ये भी उनसे छीन लिया जाता था और उनको पट्टे का अधिकार मतलब हटा दिया जाता था बार बार। तो इससे किसान लोग ज्यादा परेशान हो गए थे और किसान, नाई, धोबी सभी लोग आंदोलन में साथ दे रहे थे गाइस, हमने देखा। और 1920 में क्या हो जाता है गाइस, 1920 के दशक में हम देखते हैं, हाँ, तो ये होता है गाइस कि तो इन लोगों को लोग मार देते हैं अनौपचारिक रूप से। वो लोग हड़ताल करने लगते हैं और हड़ताल करने लगते हैं मतलब एक प्रकार से आंदोलन करने लगते हैं गाइस, किसान लोग भी। और तो फिर क्या होता है इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वहीं जाते हैं और देखते हैं। उससे साथ में 300 वहाँ की व्यवस्था देखते हैं गाइस और उनको आश्वासन भी देते हैं कि आपकी जमीन मिल जाएगी। और 300 से ज्यादा गठन की स्थापना की। महीने भर में इस पूरे इलाके में, गांव में संगठन की 300 से ज्यादा उन्होंने बन चुके थे किसान संगठन, ठीक है ना। अगले साल असहयोग आंदोलन शुरू होता है। जैसे ही 1920 से 1921 का दौर आता है तो किसान संघर्ष आंदोलन ये जो किसान संघर्ष आंदोलन चल रहा था ये भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनके कामकाजों से जो कांग्रेस होती है वो नाखुश होती है, क्योंकि इन्होंने जैसे कि बहुत से काम कर दिए थे, जैसे कि लूटपाट मच गई थी गाइस। 1921 में आंदोलन हुआ, तालुकदार व्यापारियों में हमले करने लगे, लूटपाट होने लगी। इससे क्या किया महात्मा गांधी जी ने भी गाइस एक ऐलान किया। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि कोई लगान हम नहीं देंगे, लगान के साथ साथ गरीबों को जो जगह ली गई है उनको उनमें बांट दी जाएगी। लेकिन गांधी जी ने तो अहिंसा के तौर पर किया था गाइस, उन्होंने हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाया, अहिंसा के बलबूते चल रहे थे। लेकिन लोगों के वहाँ पे जो लोग थे उनने उनकी आकांक्षाओं कार्यवाही को सही ठहरा रहे थे महात्मा गांधी का, लेकिन वो सही मतलब नहीं निकाल पा रहे थे। स्वदेश का मतलब वो ढंग से नहीं निकाल पा रहे थे। आदिवासी किसान ने गांधी के संदेश व स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया। उदाहरण के लिए इससे क्या हुआ गाइस, जब वो उनके मतलब को नहीं समझ पाए तो हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में भी क्या हो जाता है, गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। 1920 के दशक में उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया। ये क्यों फैला था, कांग्रेस ने इस तरह के संघर्ष को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गोरिल्ला आंदोलन क्यों फैला, बात यहाँ पे उठती है गाइस, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गोरिल्ला आंदोलन फैलने का कारण क्या था, जो वहाँ पे जो हड़ताल हो रही थी गाइस, आंदोलन चल रहे थे, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था कि जंगल में जो लोग रहते हैं तो उनको वहाँ दाखिल होने के लिए पाबंदी लगा दी कि आप वहाँ पे नहीं जाएंगे। आपके जो जानवर लोग रहते हैं ना गाइस, जो पालतू जानवर रहते हैं, तो आपके जो मवेशी लोग हैं वो उनको भी आप नहीं चरा सकते हैं। और इतनी बड़ी पाबंदी। और साथ में क्या कर दिया गाइस, वहाँ पे आप जलवान के लिए लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं, मतलब जैसे ईंधन के रूप में लोग लकड़ी काट कर ले आते थे और अपना गुजारा चल रहे थे, तो उनकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ा गाइस। अब क्या करेंगे वो लोग, जब ये सब हो गया गाइस तो लोग सड़कों पर उतरने के अलावा कोई उन पर चारा भी तो नहीं बचता है। तो सड़कों का निर्माण के लिए बेगार मजबूर किया गया उनको लौटाने के लिए। इसी बीच आते हैं कौन गाइस, इसी बीच बगावत होने लगी। इसके कारण अल्लूरी सीताराम राजू आ जाते हैं। ये एक दिलचस्प व्यक्ति थे। इनका मानना था गाइस, इनके जो लोग होते थे कि गांधी जी तो ठीक कर रहे हैं, ये भी सहयोग कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका वैद्य के रूप में एक मतलब वैद्य टाइप के थे। इनको यदि स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा जानकारी होती थी और साथ में यदि कोई भी दवा दे देते थे तो लोग ठीक हो जाते थे, और साथ में ठीक हो जाते थे। इनको और किसकी जानकारी थी गाइस,
इनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी, किसकी चमत्कारिक विद्रोह का विश्वास हुआ था। और साथ में क्या हुआ था, इनको मतलब कि एक उसका अंतरिक्ष के बारे में क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को हमें मन में आ नहीं रहा है गाइस, उस टाइम का हम बता देंगे इसके बारे में। तो इनको मतलब एक प्रकार से वैद्य टाइप के थे, कोई की दवा कर देते थे तो इनका काम हो जाता था और लोग ठीक हो जाते थे। हाँ, सो गाइस इनको खगोलीय अनुमान भी बहुत ज़्यादा था। स्वास्थ्य के बारे में ये लोग खगोलीय अनुमान के साथ साथ इन्हें स्वास्थ्य के बारे में अनुमान था। और इसके साथ ही लोग जैसे गुडेम विद्रोहियों ने क्या किया, पुलिस थामले में हमला करना स्टार्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों नहीं करेंगे गाइस, जब उनको किसानों से इनकी भूमि भी छीन रहे हैं, आप साथ में पट्टे भी अदला बदली कर रहे हैं, लगान भी ले रहे हैं, और जो आदिवासी लोग हैं गाइस तो उनको भी आप परेशान कर रहे हैं। कैसा परेशान कर रहे हैं, उनको बन जाने के लिए मना कर दिया, उनके मवेशी भी नहीं चल सकते, तो अब वो करेंगे क्या, उनकी रोजी रोटी छिन गई। उनको ईंधन से लकड़ी ला करके काट के बेच करके वो अपना काम चलाते थे, तो वो भी उनका छिन जाता है। ये होता है प्रभाव गाइस उनका। फिर देखते हैं अपन, हमने देखा है ग्रामीण इलाके में इस प्रकार यहाँ पे फैला। शहरी इलाके में क्या देखा था गाइस की सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया गया था, उपाधियों को त्याग दिया गया था। और साथ में हमने जो तीसरा देखा था गाइस की सरकार लोगों ने कपड़े जलाना स्वीकार कर दिया था, उद्योगपतियों ने जो उनसे व्यापार करना बंद कर दिया था, ये देखा था। और हमने ग्रामीण इलाके में भी देख लिया किसानों ने कितना सहयोग दिया। अब हम देखते हैं बागान में स्वराज। बागान में क्या रहा, बागों में गई महात्मा गांधी के विचारों में और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूर, असम में जो गई बाग है बहुत ज्यादा बागानी मजदूर होते थे। आजादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारियों से जब चाहे आ सकें और जा सकें। सबके लिए अलग अलग होता है, किसानों के लिए अलग था और हमने देखा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग था। और इनका बागान जो रहते थे गाइस, जो असम वाले क्षेत्र के, इनका मतलब क्या था कि हमें हमारी चार दीवार से हम स्वतंत्र हो जाएं, इतना हो जाए कि हम कहीं भी आए कहीं भी जाएं, हमारी आज़ादी यही है। उनके लिए ये था, आ सकते थे। जिनमें उनका बंद करके रखा गया था तो उनको मत बोला गया था। इनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाए। 1859 में इन लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। 1859 में जो लोग बागानों में काम करते थे गाइस, उन मजदूरों को छूट, वो अपने गांव नहीं जा सकते थे, ऐसा एक नियम ला दिया था। इनका आज़ादी का मतलब इनका ये था कि हम जब चाहें अपने घर में जा सकते हैं, हमको छूट होनी चाहिए। तो वाकई सही बोलते हैं। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना गाइस कि गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं उनकी चीजों का, तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, बागान छोड़ दिए और अपने घर को चले गए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल सकती है, मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। क्या होता है, वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। उनका मतलब था कि गाइस गांव में ही हमको जमीन मिल जाएगी, हम आराम से अपने साथ में सब घर वाले लोगों के साथ में रहेंगे। और बागान में क्या कर दिया जाता था गाइस, छुट्टी नहीं दी जाती थी, उनको वहीं पर रखा जाता था। रेलवे स्टीमर की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस रह गए। गाइस उन्होंने छोड़ तो दिया अपने बागान को, अवहेलना तो कर दी, लेकिन क्या हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा हड़ताल पड़ी हुई थी, सब लोग परेशान कर रहे थे इसको उसको। मतलब कि सरकारी जो भी काम थे, जो रेलवे स्टीमर में, हड़ताल के कारण वो वहीं फंसे रह गए, वो घर तक भी नहीं पहुँच पाए। और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। जो बागान के लोग भाग करके आ गए थे, बागानों को छोड़ के आ गए थे, अवहेलना करके वहां से छोड़ के आ गए थे गाइस, तो उनको वो सब घर तक भी नहीं पहुंच पाए, वो अपने घर ही जा रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ, आंदोलन चल रहे थे जगह जगह। जब रेलगाड़ी नहीं चल रही थी, रेलगाड़ी चल तो रही थी लेकिन हड़ताल चल रही थी गाइस, तो रेलगाड़ियों के सरकारी व्यवस्था हस्त व्यस्त थी, तो सिपाही आए और उन लोगों को बेचारे वो घर तक भी नहीं पहुंच पाए। ये हालत थी उस समय।
इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों से को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाला था। इनके लिए यह एक ऐसा युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी का नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे इनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, जो कि इनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। गाइस, जो गांधी जी ने स्वराज की मांग की, मतलब जो स्वराज की बात चल रही थी हमारे राष्ट्र की, तो सबने अलग अलग मतलब निकाया उनका। और इनका मतलब जो बागान वाले मजदूर थे, इनका मतलब था कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे, अपने घर जाएंगे और वहाँ पे ही हमको जमीन मिल जाएगी और हम ये आंदोलन करेंगे। और जो किसान लोग थे उन्होंने उनके पट्टे मिल जाएंगे, इसके लिए उन्होंने किया था। तो सबके लिए अलग अलग मतलब निकाला था। और गांधी जी की बात जहाँ भी होती थी गाइस, गांधी जी का नारा लेकर के ये लोग सब लोग इकट्ठे होने लगे थे। इतना ज्यादा गांधी का प्रभाव हो चुका था गाइस। सोचिए, ये है चोरा चोरी कांड। क्या होता है गाइस, गोरखपुर में स्थित है ये चोरा चोरी नामक गांव। कहाँ पे है? गोरखपुर में स्थित है। चोरा चोरी के बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग का आंदोलन को आह्वान किया, रोकने का आह्वान किया। क्या होता है गाइस, सबने अवज्ञा की ओर। क्या हुआ? फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला कर लिया। उन्होंने जैसे ही हिंसा का रूप देखा गाइस, चोरा चोरी कांड में बहुत ज्यादा मतलब कि 20-30 पुलिस वाले मारे गए थे चोरा चोरी कांड में। आंदोलनकारियों से झड़प हो जाने के कारण क्या हो जाता है, जो आंदोलनकारी थे वो लोग क्या कर लेते हैं कि थाने में ही आग लगा देते हैं। क्यों लगा दी उन्होंने? क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्वक चोरा चोरी गांव से निकल रहा था और कुछ पुलिस वालों ने आकर के 2-4 लोगों को मार दिया, गोली चला दी। इससे उनकी झड़प हो जाती है और चोरा चोरी गांव में गाइस क्या करते हैं ये आंदोलनकारी ने क्या किया कि वहां के थाने में आग लगा दी, जिससे बहुत सारे लोग मतलब कि पुलिस वाले मारे गए। ऐसा हिंसक रूप देख करके उनको लगा कि अभी गांधी जी को लगा कि आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हिंसा के खिलाफ थे गाइस गांधी जी। उनको लगता था कि आंदोलन को हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे। कांग्रेस के भी नेता कुछ थे इस तरह के जन संघर्ष से क्या था, थक चुके थे, क्योंकि उन्हें अभी आस नहीं दिखाई दे रही थी गाइस। क्या हो गया था कि इतने जल्दी तो आज़ादी मिलने वाली नहीं थी, तो हम भी जानते हैं। इस तरह के जनसंघर्ष से थक चुके थे। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। कांग्रेस के भी नेता जो थे, अब बहुत दिन बाद तक बहिष्कार कहाँ तक चल सकता है गाइस, क्योंकि अब वही चीज़ें जहाँ सस्ती मिलेंगी लोगों को, तो वो सस्ती, वैसे ही तो वो गरीबी से झेल रहे हैं, उनके पास नहीं है, तो इंसान वहाँ की चीज़ें सस्ती मिलती थी, यहाँ की महंगी। अब वहाँ सस्ती चीज को छोड़कर कौन महंगी लेना चाहेगा। और साथ में यदि किसी ने जैसे नौकरियां भी छोड़ दी थी, कॉलेज दफ्तर भी छोड़ दिए थे, तो उनके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था। वो कहाँ पे जाते थे? विकल्प भी नहीं था, वो कैसे अपना गुजारा करते गाइस। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा समय तक चलाना, मतलब कि चल पाना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन वो तो वहाँ के प्रयास थे गाइस। देखिए, तो 1919 में जो 1919 में प्रांतीय परिषद का गठन हुआ था, चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे कौन? कांग्रेस के जो लोग थे फिर से उसमें जाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना, यह दिखाना कि महत्वपूर्ण है कि ये परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। और जो प्रांतीय परिषद को जो लोग लोकतांत्रिक संस्था बता रहे थे, तो ये लोग क्या कह रहे थे कांग्रेस के नेता कि वहाँ पे हम प्रांतीय परिषद में चुनाव में हिस्सा लें, मतलब कुछ पद पा
डालें और फिर वहीं से सरकार की नीतियों का विरोध करें। CR दास और मोतीलाल ने परिषद की राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही क्या किया, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने गाइस? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। जो सुभाष चंद्र बोस हैं और कौन? जवाहरलाल नेहरू। वो लोग क्या स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। वो लोग कांग्रेस में भागीदारी लेकर के वहीं से अपनी मांगों को मनवाना चाह रहे थे। आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में ऐसे दो तत्व थे जिन्होंने 20वीं सदी के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। क्या हुआ? विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में क्या आर्थिक मंदी आ गई। कब गाइस? 1926 के दशक में आर्थिक मंदी आ जाने के कारण क्या हुआ गाइस कि सारी चीजों के दाम क्या होने लगे? गिरने लगे। अब जो फसल से उत्पादन होता है वो भी सस्ती कीमतों में क्या होती थी? जाने लगी। 1920 के बाद पूरी तरह से धराशायी हो गई और 1920 में देखा तो यह जो कृषि उत्पादकों की जो कीमतें हैं वो बहुत ही धराशायी हो गई, मतलब पूरी तरह से धराशायी हो गई, बहुत ही कम मात्रा में जाने लगी, मूल्य में जाने लगी। कृषि उत्पाद की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 में तक ग्रामीण इलाके में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे वो लोग, जो किसान लोग थे गाइस। तो क्या हुआ 1926 में? यहाँ पे क्या हुआ अभी तो देखिए, जो 1926 आता है तो जैसे बहुत से कांग्रेस नेता थे तो उन्होंने क्या किया कि फिर से राजनीति में जाना पसंद किया और उन्होंने क्या कहा गाइस कि हमें राजनीति में रहते हुए अपने नीतियों को, उन सरकारी की नीतियों का विरोध करना चाहिए। और फिर क्या हुआ गाइस 1926 आते आते क्या हुआ? आर्थिक मंदी का दौर आ जाता है गाइस। 1926 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ जाती है। आर्थिक मंदी आने के कारण कृषि के उत्पादन की जो चीजें बन रही थी, जो कृषि उत्पादन हो रहा था किसी से, कृषि से, उसमें क्या हुआ? उसमें उसकी कीमतें गिरने लगी। जिससे क्या हुआ? इसका प्रभाव किस पर हुआ गाइस? इसका किसानों पर प्रभाव पड़ा। वो कृषि के उत्पादों को यदि वो बेचते थे तो वो कम दाम में जाती थी। अब कम दाम में जाएंगे तो वो लगान कैसे चुकाएंगे? कर भी देना पड़ता था गाइस। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन में एक नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन हुआ। अब इसी समय जब 1930 में गाइस आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, उसी समय ब्रिटेन में कौन बन जाता है गाइस? एक नई सरकार आती है जॉन साइमन की, और उन्होंने एक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और सारे अंग्रेज थे। तो गाइस उन्होंने जो सर जॉन साइमन है गाइस, उन्होंने आयोग का गठन किया। क्यों किया? राष्ट्रीय आंदोलन के जवाब में मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे हमारे देश में भारत के लिए, तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया और उन्होंने उस आयोग के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि संविधान की व्यवस्था को देखने के लिए आयोग बनाया गया है, आपके देश में संविधान की व्यवस्था अच्छे से चले इसलिए। फिर गाइस इसमें उन्होंने क्या देखा, जो ये समिति बनाई थी, आयोग बना तो भारत के लिए है और भारत की समिति में एक भी मेंबर नहीं है, सब अंग्रेज हैं। जब तो इसके खिलाफ गाइस क्या हो जाता है, भारत के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया कि हमारे जब लोग ही नहीं है, हमारे इसके मेंबर ही नहीं है, तो हम इसमें अपनी नीतियों को कैसे मनवाएंगे। हो सकता है तुम तो अपने लाभ के लिए पहले से ही चले आ रहे हो, फूट डालो राज करो की नीति, ऐसे वो नियम लेके आते हो कि यहाँ के लोगों को परेशानियां हो जाती हैं। फिर और जब कांग्रेस के उसमें भी लाते हो तो भी परेशानी होती है। फिर इसमें हमारे सदस्य नहीं है तो हमारी भलाई की बात करेगा ही कौन इसमें। तो फिर क्या होता है 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तब उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ। लोगों में क्या हो जाता है गाइस, सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक के नारे दिए गए।
किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में ये हिस्सा लिया। क्या क्या और बोलो क्या बोल रहे थे? साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमेल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर में अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यम वर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कब की गई? 1829 में। फैक्ट में क्वेश्चन बन जाता है, विकल्प में या फिर खाली स्थान में, कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की और कब की। तो लाहौर अधिवेशन में गाइस जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें हमारा देश का पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आधा अधूरा नहीं, हम अपने सशक्त हैं और हम अपने देश का शासन स्वयं चला सकते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की। फिर क्या होता है गाइस? पूर्ण स्वराज की मांग को अनौपचारिक रूप से मान लिया गया। अनौपचारिक रूप से उस समय तो मान लिया गया कि 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से माना है गाइस, ध्यान रखना, औपचारिक रूप से नहीं माना है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। जैसे 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने क्या किया गाइस? 26 जनवरी 1930 को ही एक अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। गाइस इसी डेट के कारण हमारे यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस गाइस तभी से 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। आप ध्यान रखना, ये फैक्ट में पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 से। अभी 1947 से अब तो क्या है, फिर अपना ही देश आ गया, स्वराज की स्थापना हो गई। पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेने लगे उसी दिन से। उस उत्सव की ओर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया। स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी को ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई रास्ता ढूंढना था इसी समय। गाइस तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऐसा क्या होता है, 1930 में आर्थिक मंदी का क्या चलता है, बहुत ज्यादा जोर चलता है। उस समय आर्थिक मंदी आती है तो कृषि उत्पादकों की कीमतों में भारी गिरावट आती है, और गिरावट आने से वो लगान देने, जो मजदूर थे गाइस वो लगान देने के स्थिति में नहीं रहते हैं। और फिर उसी समय सर जॉन साइमन कमीशन आता है गाइस, उन्होंने ब्रिटेन में बैठता है और उन्होंने क्या किया? साइमन कमीशन भारत भेजा, मतलब एक आयोग का गठन किया, राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में, खिलाफ में, मतलब बताया। इसमें उन्होंने एक भी सदस्य भारतीय ना होने के कारण इसका क्या किया गया? भारी मात्रा में विरोध प्रकट किया गया। बहुत से लोगों ने नारेबाजी की, क्या किया कि साइमन गो बैक, साइमन जाए, यहाँ पे इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन आता है। लॉर्ड इरविन कौन थे गाइस? वहाँ पे उस समय ब्रिटेन में वहाँ के राजा वगैरह रहे, वायसराय रहे गाइस, वायसराय थे वो, लॉर्ड इरविन आते हैं। 1929 में भारत में डोमिनियन स्टेट का गोलमेज सा ऐलान कर दिया इन्होंने क्या कहा? 3 सम्मेलन लगाते हैं गाइस। एक 1930 में आता है, देखिए 1929 में डोमिनियन गोलमेज ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में समय सीमा भी नहीं बताई, और क्या कर दिया उन्होंने? इसका ऐलान कर दिया कि ये गोलमेज सम्मेलन किसके लिए बनाया गया गाइस? संविधान की चर्चा के लिए हम गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहा उन्होंने कि आपके संविधान के बारे में, आपके भविष्य के संविधान के बारे में चर्चा करनी है। इससे क्या थे? भारतीय लोग असंतुष्ट थे, और जवाहरलाल, और इसलिए इसमें कोई भी ज्यादातर भाग नहीं लेता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गाइस, ये होता है। और गाइस देख रहे थे हम, उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में
जो बहुत सारे भड़क रहे थे जवाहरलाल नेहरू हों 1829 में। क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस में लाहौर में अधिवेशन होता है गाइस कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन होता था गाइस। हम देखते थे कि सबसे पहले बम्बई में हुआ था, फिर बाद में कहाँ, पश्चिम बंगाल, फिर मद्रास, फिर अवध साइड, उत्तर साइड चला गया था। और 1985 से हो रहा है गाइस। कांग्रेस के बारे में बैठ के होती थी हर साल। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या होता है गाइस, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के मांग करने के साथ ही 26 जनवरी 1930 को यह स्वतंत्रता दिवस भी मना लेते हैं। और इससे क्या हो जाते थे, वो ये ज्यादा लोग तो नहीं थे, और उस समय पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेते हैं बहुत सारे लोग। अब ये जो चल रहा था गाइस, इसमें बहुत कम लोग थे, ज्यादा लोग तो नहीं थे। अब स्वतंत्रता के लिए अमूर्त विचार की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। महात्मा गांधी सोच रहे थे क्यों ना हम कोई चीज ले आए, एक मुद्दा ले आए जिससे हम इनको मांग रखें, और जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस, और लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसकी हमें मांग रखनी चाहिए। तो उसी समय क्या करते हैं गांधी जी गाइस, नमक यात्रा और सविनय आंदोलन। देखिए गाइस, नमक एक जीवन का बहुत ज्यादा अंग बन जाता है, शक्ति का प्रतीक होता है, और नमक डेली लगता है हर गरीब को, हर बड़े इंसान को, अमीर गरीब सबके लिए जरूरत होता है, और ये हमारी बेसिक जरूरत है गाइस नमक। तो उन्होंने नमक में भी कर लगता गाइस। उस समय लोग नमक भी नहीं खा पाते थे, नमक रोटी भी खाना मुमकिन नहीं था उस समय। कितनी बड़ी प्रॉब्लम से झेल रहे थे उस समय के लोग, आप ही सोचिए, इतना महंगा था। अभी सबसे ज्यादा नमक क्यों, हमेशा हम देखते हैं नमक की कीमत नीची रहती है, क्योंकि और इतनी मात्रा में उत्पादन भी नमक का उत्पाद कर लेते हैं, मतलब कि वहाँ पे कला बनाई समुद्रों से ही तो मिल जाता है नमक गाइस। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने नमक एक शक्तिशाली प्रतीक बताया, और 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया गया। इस 11 मांगों का उल्लेख किया था उन्होंने। इसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गाइस, उन्होंने कितनी मांगे रखी, 11 मांगे थी। ये कौन कौन सी मांगे थी गाइस, जैसे कि कुछ उद्योगपतियों से जुड़ी थी, कुछ किसान वर्ग से जुड़ी थी, कुछ और जो नमक था गाइस, वो तो सबसे जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांधी जी गाइस अकेले, हम पता है हमको कि अकेले की शक्ति नहीं होती अच्छी, अकेले में उतनी शक्ति नहीं है गाइस, कितना भी बड़ा कोई आदमी आ जाए पर उतनी शक्ति नहीं होती जितनी एकता की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसी एकता के बल पर ही गाइस हम स्वतंत्र हो पाए हैं। तो गांधी जी ये बात जानते थे, समझते थे, इसीलिए उन्होंने एक मांग को नहीं, सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया, सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास किया गाइस। इस जो 13 मांगे थी वो सभी के लिए थी, ताकि सभी इसके अभियान में शामिल हो सके। सबसे महत्वपूर्ण मांग थी गाइस, नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, कि नमक कर को खत्म करिए। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं, यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी ईज़ेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। उन्होंने बताया कि बताइए, नमक पर भी कर लेते हैं लोग, तो सबसे बड़ा जो दमनकारी पहलू था गाइस वो नमक कर था। आप ही सोचिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यदि कुछ नहीं होता तो सब लोग बोल देते हैं कि हम नमक रोटी खा लेंगे और चल जाएगा। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा था गाइस, तो अपन सब लोग कह रहे थे कि यदि सब्जी में भी हमें प्रॉब्लम है लेने में, तो हम जैसा भी रहेगा, जैसा भी होगा, तो बहुत से लोग तो आराम से गुजारा इसमें भी, मतलब कुछ नहीं होता तो लास्ट चीज होती है गाइस नमक रोटी। होती है कि नहीं होती है, इस पर भी ये लोग कर ले रहे थे। तो महात्मा गांधी का यह पद यात्रा अल्टीमेट्स की तरह था। उन्होंने लिखा था, अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे, 11 देखिए गाइस, यह ट्रिक फिट होती है, 11 मार्च तक और 11 मांगे रखी थी, 11 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए।
मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देगी। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है गाइस, आगे तो आप ये जान लीजिए। मतलब अभी असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी सहयोग नहीं दे रहे थे उन लोगों को, उनकी चीजों को, उनके बारे में जो व्यापार कर रहे थे उनकी बहिष्कार कर रहे थे, पूर्ण बहिष्कार। अब सविनय अवज्ञा क्या होती है, वो सविनय अवज्ञा ये होता है गाइस कि हम सत्य की तरह चलते हुए आपकी जो नियम ला रहे हैं हम उसकी अवज्ञा करेंगे, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, जो आप नियम लेके आते हैं उनको तोड़ेंगे गाइस, और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना ही अवज्ञा कहलाता है। आज्ञा अवज्ञा, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। सविनय अवज्ञा, तो हम आपके नियमों को नहीं मानेंगे। यदि आप 11 मार्च तक उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। अभी आंदोलन नहीं छेड़ा था गाइस, ये बोला था गांधी जी ने चेतावनी के तौर पर। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। तो इस समय लॉर्ड जो वायसराय बन के आया था भारत का, कौन था गाइस, इरविन थे। तो वो क्या थे, वो झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। गांधी जी ने यात्रा शुरू कर दी, अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन गाइस शुरू कर दिया। इरविन ने नहीं माना। यह यात्रा साबरमती से गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर, कितनी गाइस, 240 किलोमीटर की दूरी दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे से जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली में 24 दिन तक हर रोज गाइस 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते थे गाइस उनके साथ में हजारों लोग आ जाते थे गाइस उनकी बात सुनने के लिए। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया। उन्होंने बता दिया गाइस, उस समय जो अहिंसा चल रही थी गाइस, जो पहले जो असहयोग आंदोलन किया था उसमें लोग उस समय समझ ही नहीं पा रहे थे कि गांधी जी कहना क्या चाहते हैं, और गांधी जी के नाम पर ही लोग लग जाते थे धड़ देने। तो क्या किया गाइस, उन्होंने उनका अर्थ समझाया, स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों को शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। मतलब उनकी नीतियों की अवज्ञा करेंगे, हम आज्ञा नहीं मानेंगे, यानी अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल उन्होंने बताया कि हमें उनका कुछ नहीं करना है, बल्कि उनका कहा नहीं मानना है। वो जो रूल लेके आते हैं उनको हम सभी को अवज्ञा करेंगे, उनको तोड़ देंगे। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र में पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था गाइस। तो हमने देखा कि इस वाले पार्ट में क्या देखा गाइस कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। उन्होंने क्या कहा कि यदि 11 मार्च तक हमारी जो 11 सूत्री मांगे हैं गाइस, जो सभी वर्ग से लेकर के जोड़ती हुई उन्होंने जो 11 मांगे रखी थी, यदि आप उनको मांगों को नहीं मानते हैं तो हम क्या कर देंगे, 11 मार्च तक क्या कर देंगे, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। मतलब आपके नियम जो बनाए हुए हैं आपको उनको हम तोड़ देंगे। जैसे आप बोलते हैं कि नमक ना बनाने के लिए कि आप नमक नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम बनाएंगे। तो वो और फिर उन्होंने क्या किया गाइस, जब उन्होंने नहीं माना, इरविन वायसराय था, तो उन्होंने 78 साथियों के साथ में प्रतिदिन गाइस कितना चलते थे, 10 मील की दूरी चलते थे। और 10 मील की जब दूरी चलेंगे, और उन्होंने कितने दिन चला गाइस, 24 दिन चला, तो कितना हो गया, 240 मील की दूरी उन्होंने तय की। और उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने समुद्र से ही क्या कर दिया, उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और वहां पर जाकर के क्या किया, दांडी पहुंच जाते हैं। दांडी साबरमती से दांडी जा रहे थे गाइस, क्वेश्चन बन जाते हैं विकल्प में, इसीलिए हम इनको अलग रखते हैं कि 240 की यात्रा की, 240 मील की यात्रा की, प्रतिदिन कितना चला गाइस, 10 मील चला। और ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, 11 अप्रैल से शुरू हुआ। 11 सूत्री मांगे रखी थी। और क्या किया गाइस, उन्होंने 6 अप्रैल को वो कहाँ पहुंच गए, दांडी पहुंच गए। कहाँ से, साबरमती से दांडी पहुंच गए। जहां भी जाते थे बहुत लोग इकट्ठे हो जाते थे। और उन्होंने वहां पे क्या किया, जो समुद्र का पानी गाइस आपने देखा होगा कैसा होता है, खारा होता है, मतलब कि कैसा होता है,
नमक जैसा होता है, तो वहां पे उन्होंने पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। और एक उल्लंघन था, एक अवज्ञा थी। क्या थी? अवज्ञा थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कि हम आपके नियम को नहीं मानेंगे, हम आपका अवज्ञा करेंगे, और उन्होंने वो नियम तोड़ दिया। यही से आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था, इस बारे में लोगों को न केवल अंग्रेजों को सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में गैस, तो हमने अभी देखा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में ओनली क्या कर रहे थे, ये लोग साथ नहीं दे रहे थे और ब्रिटेन की सरकार का कैसे साथ नहीं दे रहे थे, जैसे कि उनके वस्त्र नहीं खरीदेंगे, हम उनका काम नहीं करेंगे, उनकी नौकरियां नहीं करेंगे, लेकिन उनके नियम नहीं तोड़े थे। लेकिन जैसे ही सविनय अवज्ञा आता है गाइस, सविनय अवज्ञा में उन्होंने क्या किया कि शांतिपूर्वक उनका कोई भी नियम भी नहीं मानेंगे। अभी तो साथ नहीं दे रहे थे, अब उनके जो रूल और रेगुलेशन थे वो भी हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने ये नमक का, देखिए इमेज डली हुई है दांडी मार्च की, मार्च में स्टार्ट किया था, 6 अप्रैल को तोड़ दिया था। हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ दिया और सरकारी कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदार को कर चुकाने से इनकार कर दिया, गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। जो कर्मचारी हैं गाइस, जो गांव में थे, वो लोग इस्तीफा देने लगेंगे कि हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। शराब की दुकानों में पिकेटिंग होने लगी। फिर से मतलब एक प्रकार से आंदोलन शुरू हो गया और आपकी कोई बात भी हम नहीं मानेंगे। बहुत सारे संस्थानों में जंगल में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने और आरक्षित स्थानों में भी घुसने लगे। जो वन कानून लागू किया था गाइस, जो आदिवासी लोग थे वो लकड़ी काट के क्या करते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे, तो उनको भी रोक थी। क्या रोक थी गाइस आदिवासियों को कि वो वन में नहीं जाएंगे, और वन से ही तो उनका काम चल रहा था। तो गाइस उनको भी तोड़ दिया उन्होंने। क्या तोड़ दिया कि वन में जाने लगे। उनका आदेश था कि वो मवेशी नहीं चरा सकते, मतलब पालतू जानवर जो गाय भैंस हैं, बकरी हैं, वो वन में नहीं चराने देते थे, तो उन्होंने वो भी तोड़ दिया। लोगों ने सरकारी नौकरियां को छोड़ दिया। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। अब ये घटनाएं होने लगी तो क्या कर रही थी औपनिवेशिक सरकार, जो अपने ऊपर उपनिवेश कर रही थी गाइस, गुलामी बनाए हुए थी, वो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया, चिंता में आ गई और उन्होंने क्या किया, बहुत से लीडरों को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर दिया। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी को समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया और गुस्साए की भीड़ में सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, महीना भर के बाद क्या किया गया, महात्मा गांधी को भी ये लोग क्या कर लेते हैं गाइस, गिरफ्तार कर लेते हैं और ले जाते हैं। तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूर ने भी अंग्रेजों का शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों के नगर पालिकाओं, भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू हो गए। जैसे ही गांधी को ये ले जाते हैं गाइस बंद करके सोलापुर के, तो क्या होता है, सोलापुर के जो औद्योगिक मजदूर होते हैं तो रेलवे में, स्टेशनों में, नगर पालिकाओं में हमले स्टार्ट हो गए। वहां पे मतलब जितनी भी जो उनकी प्रॉपर्टी होती थी उन पर ये लोग कहीं पत्थरबाजी करना, कहीं कुछ करना, ये लोग हमले स्टार्ट कर दिए। भयभीत सरकार के निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। तो सरकार भयभीत हो जाती है और निर्ममता पूर्वक गाइस वो दमन करना चाहती है इस आंदोलन का। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग क्या हो गए, फिर से गिरफ्तार हो जाते हैं गाइस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, क्योंकि सरकार डर जाती है और बहुत लोगों को मारने लगती है, पीटने लगती है। और साधारण
कारण भी लोग जा रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे भी वो लोग पंगा लेने लगते हैं। मतलब कहीं मार गोली चलाना, कहीं निर्ममता पूर्वक कोड़े बरसाना, ऐसा काम करने लगते थे। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस लिया। अब क्या करते महात्मा गांधी, फिर से हिंसा यही होने लगी गाइस। तो क्या किया महात्मा गांधी ने, ये सब देखते हुए उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्तखत किया। गाइस अभी 1930 में हुआ था एक इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन हुआ था गाइस। उसमें तो किसी ने भी भाग नहीं लिया था। लेकिन 1931 में जो 5 मार्च को फिर होता है, 31 में होता है गाइस और 32 में होता है। तो 31 में कौन जाता है गाइस, महात्मा गांधी से ये लोग हस्ताक्षर करवा लेते हैं। गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने की अपनी सहमति व्यक्त की कि हम हिस्सा लेते हैं। इरविन समझौता गाइस, गोलमेज समझौता के बारे में क्लियर कर दें। देखिए वो लोग कह रहे थे कि आपके भावी संविधान के लिए योजनाएं बना रहे हैं गाइस, इसके लिए। और ये हमारी सरकार क्या कर रही थी, इसका बहिष्कार कर रही थी, इनको मतलब नहीं था। गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी गाइस। पहले में तो कोई नहीं गया था, कांग्रेस ने ही बहिष्कार कर दिया था। कांग्रेस क्या है गाइस, हमारे मतलब कि 1985 में कांग्रेस की स्थापना की थी गाइस। ये हम इसके अध्यक्ष थे। देखिए इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। जैसे गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ गाइस, 1930 को। ये क्वेश्चन बन जाता है विकल्प में गाइस, ध्यान रखना। तो कांग्रेस तो बहिष्कार कर रही थी, लेकिन गांधी जी गए थे इसमें, और राजनीतिक मतलब हस्ताक्षर करवा लिया गया था, वो गए थे। कैदियों को रिहा कर दिया गया, जो कैदी आंदोलन के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया था गाइस, तो उनको राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। 31 दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यहाँ पर वार्ता क्या होती है, उनकी बीच में ही टूट जाती है और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। वो लोग इनकी बातों को नहीं मानते हैं, लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस के गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अब जो ये लोग कांग्रेस को भी नहीं मानते थे, और जिसमें कि इन्हीं के द्वारा ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो अंग्रेज लोग अब कांग्रेस को भी गैर कानूनी समझने लगे थे, और उन्होंने जैसे ही वापस आए गाइस लंदन से, उन्हें एक तो उनकी वार्ता टूट गई, और गांधी जी आए जैसे भी इरविन समझौता हुआ गाइस। तो क्या हुआ फिर, वहां पर आके देखते हैं कि सरकार ने नए तरीके से दमन शुरू कर दिया है, नए तरीके से दमन शुरू किया। और गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी कहाँ थे गाइस, जेल में थे। और कांग्रेस को ही, पूरी कांग्रेस को ही इन्होंने गैर कानूनी बता दिया कि ये कानूनी नहीं है। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी जी ने सविनय आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। अब इन सब की, एक तो उन्होंने पहले ले लिया कि हाँ ठीक है ये सब शांत हो जाएंगे, अंग्रेज लोग शायद मान जाएं, लेकिन फिर क्या होता है, ये लोग नहीं मानते हैं। क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं। एक तो उन्होंने क्या कर दिया, गैर कानूनी कर दिया किसको, कांग्रेस को। ऊपर से उनके जवाहरलाल नेहरू भी कहाँ थे गाइस, जेल में थे। तो इन सब की आशंकाओं के कारण क्या कर दिया गांधी जी ने, फिर से क्या कर दिया, अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, दोबारा शुरू किया। साल भर में आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते इनकी मंदी पड़ जाती है गाइस। जब चारों तरफ से क्या होता है, दबाव पड़ता है, लोगों को वैसे ही तो भुखमरी है, वैसे ही तो 2 रोटी में बिक जाते हैं लोग, क्या करें, अब उनके पास खाने को ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी गाइस। तो इनकी गति तो धीमी पड़नी ही थी। देखिए लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो क्या सभी लोग भाग ले रहे थे, कौन ले रहा था, क्या हो रहा था, क्यों ले रहे थे गाइस, इसके बारे में अपन अब देखेंगे लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। आइए देखें कि सिविल नफरमानी और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे, किन्होंने भाग लिया था इन आंदोलनों में। उन्होंने आंदोलन में हिस्से
क्यों लिए, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज की मायने क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देखेंगे। गांव में जो संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। हमने देखा गाइस कि गांव में जो किसान समुदाय था, जो गुजरात में था गाइस पटीदार, और उत्तर प्रदेश में यदि हम उत्तर साइड देखें तो जाट आंदोलन बहुत ही सक्रिय थे। व्यावसायिक फसल की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से व्यापारी लोग बहुत परेशान थे गाइस। तो जब उनकी नगद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ करके समर्थन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का किसानों ने भी बहुत ज्यादा समर्थन किया। एक तो व्यापार में भी उनकी कीमतें गिर रही थी, वो लोग लगान नहीं चुका पा रहे थे, व्यापारी लोग भी परेशान थे, किसान लोग भी परेशान थे गए। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने जो इच्छा भी नहीं रखते हैं तो उनको भी क्या किया गाइस, एकजुट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन 1931 में लगानों में घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया। लगान भी नहीं घटाई गई और 1931 में वापस ले लिया गया आंदोलन। उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप 1931 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, क्योंकि गई जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है ना तो आंदोलन एक बार क्या वो तो बार बार शुरू होगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर उसका रूप ही खत्म हो जाता है। तो ये हुआ गाइस 1931 में, तो उन्होंने जैसे ही बिना घटे ही उन्हें वापस लेना पड़ गया था, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। जब आप जुल्म करेंगे गाइस तो एक बार नहीं बार बार शुरू होना पड़ेगा, उसके खिलाफ तो लोग बार बार आएंगे ही। हुआ इनमें बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अब दोबारा शुरू होता है गाइस की फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा था। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदार पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खिंची और नगद आमदनी गिरने लगी तो पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। गए जो पट्टे में जमीन ली जाती थी और जो उसको तो लगान चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि महामंदी थी, उनकी जो कृषि उत्पाद थे वो अच्छे से बिक नहीं पा रहे थे, तो उन्हें जमींदारों को भाड़ा चुकाना था, उसे माफ कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथों में होता था। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोध आंदोलन के समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसान कांग्रेस के बीच में संबंध अनिश्चित बने रहे। अब देखते हैं गाइस व्यापारी वर्ग की क्या स्थिति थी। अभी तो हमने किसानों के बारे में देखा कि किराए पर भाड़े पर जो आर्थिक मंदी चल रही थी उससे वो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे गाइस, वो अपना भाड़ा अच्छे से नहीं दे पाते थे, मतलब लगान के रूप में जो कर लिया जाता था उसको भी देने में समर्थ नहीं थे वो लोग। तो वो चाहते थे कि उसके लिए क्या हो, उसके लिए छूट मिले। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या रुख अपनाया, हम व्यवसायी के बारे में देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था। व्यापारियों ने और वे ताकतवर हो चुके थे। देखिए अध्याय 5 में अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया, जिनके कारण उनकी व्यवसायिक गतिविधि में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं को आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपए स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। और व्यवसायिक क्षेत्रों में संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में गाइस भारतीय औद्योगिक व्यवसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम ठाकुरदास, जीडीपी बिरला जैसे माने जाने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और सिविल नफरमानी आंदोलन का समर्थन किया।
उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने व बेचने से इनकार कर दिया। कौन ने गाइस? ये व्यापारी वर्गों ने, जो आयात होती हैं वस्तुएं। उन्होंने आंदोलन की आर्थिक सहायता की, आयातित वस्तुओं को खरीदने बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज के एक ऐसे युग में रूप में देखते थे, जो स्वराज को ऐसे जो व्यवसायी वर्ग थे तो वो लोग ऐसे रूप में देखते थे जहां कारोबार और औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों में उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। कौन गाइस? जो व्यापारी वर्ग थे वो समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे और वो आगे तो उनको उम्मीद थी गाइस, जब ये आ जाते हैं गाइस, जो क्या होता है, जो इनका गोलमेज सम्मेलन था जो विफल हो जाता है तो उनको फिर वो विफल हो जाता है। गांधी जी ऐसे ही लौट आते हैं, देखते हैं हम तो क्या हो जाता है, इनमें लंबी अशांति की आशंका रहती है कि ये कब तक शांत होगा, यही चला रहा तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो और कांग्रेस युवा के सदस्यों में समाज के बढ़ते प्रभाव से वो लोग डरे हुए थे कि समाजवाद की, कहीं यहाँ पे भी समाजवाद स्थापित ना हो जाए। देखिए, उद्योगपति और श्रमिक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी हिस्सा नहीं लिया। जो उद्योगपति थे गाइस और औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक तो नागपुर के अलावा और ज्यादातर हिस्सा नहीं लिया। जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से झिड़कने लगे थे। मजदूर थे गाइस, वो भी क्या कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से ही झिड़कने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। ये रहा गाइस गांव के आंदोलन का रुख। हमने देखा कि जैसे ज्यादातर साथ लोग नहीं दे रहे थे क्योंकि लंबी अशांति थी, लोग कहाँ तक दूर रहते। और क्या हुआ था गाइस, इनके उद्देश्य भी अलग अलग हो गए थे। मजदूरों ने सविनय अवज्ञा में हिस्सा लिया। कुछ मजदूरों ने हिस्सा लिया, उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन और खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया गया। 1930 में रेलवे कामगारों और 1932 में गोदी कामगारों के बीच हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर के टिन खाने में के हजारों मजदूरों ने गांधी जी की टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया। जो नागपुर में जो टिन उद्योग था ना गाइस, टिन खाना था, वहां पे गांधी जी की टोपी पहनकर बहिष्कार किया गया उस चीजों का, कि मतलब बहिष्कार किया गया, बहुत मात्रा में रैली निकाली गई। फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों को मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस उनकी मांगों को नहीं मान रही थी, हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। गाइस, तो वो कांग्रेस क्यों इनकी मांगों को नहीं स्वीकार कर रही थी? तो कांग्रेस तो हमने देखा कि बहुत से सदस्य भारत की होते हैं, तो क्या होता था कि इससे उनको लगता था कि हमको सबको जोड़ के रखना है। कांग्रेस चाहती थी कि सभी लोग जुड़े रहें, भारत की एकता में ही शक्ति है। तो इससे उन्हें लगता था जो उद्योगपति हैं वो कहीं दूर ना चले जाएं, साम्राज्यवादी विरोधी ताकत फूट ना पड़े, कि उन्हें लगता था कि कहीं साम्राज्यवादी भावना यही होती है गाइस कि एक निश्चित किसी भी चीज का नियम बना देना कि इससे ज्यादा चीजें महंगी नहीं होंगी। तो सिविल नफरमानी आंदोलनों ने औरत को बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर जाती थी। उन्होंने जुलूस का भी हिस्सा लिया, नमक बनाया। गांधी जी की जो नमक आंदोलन चलाया गया था सत्याग्रह, उसमें बहुत सारी औरतों ने भी हिस्सा लिया। गांधी जी की राष्ट्रवादी जुलूस में औरतों भी शामिल थी।
और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी जिंदगी में पहली बार गाइस अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्रों में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों की गोद में लिए हुए बहुत सारी ज्यादा उम्र वाली औरतों और माँ को भी जुलूस में देखे होंगे। तो गाइस क्या होता है इस वाले आप चित्र में देख लीजिए, आप बहुत सारे बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं गाइस, बहुत सारे बच्चे भी हैं, माएँ भी हैं, औरतें भी हैं, और इन्होंने भी नमक कर में जो नमक कर था उसके विरुद्ध पे आकर के नमक बनाया, जा करके दांडी में इन्होंने उबाल करके पानी से, और सबने गाइस हिस्सा लिया। देखते हैं विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं गाइस इनके आंदोलनों के चलते। शहरी इलाके में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जो अपन शहर में अभी भी देखें गाइस तो बहुत सी औरतें देहात की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय होती हैं, जागरूक होती हैं। तो क्या होती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। ग्रामीण इलाके में भी देखें, शहरी इलाके में भी देखें, तो जो ग्रामीण इलाके में तो जो संपन्न परिवार हैं, अच्छे परिवार की औरतें, वो भी हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों ने राष्ट्र की सेवा ही अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। गांधी जी की जो आह्वान गांधी जी बुलाते थे गैस, तो उन्हें ये लगता था कि राष्ट्र ही सब कुछ है, राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, राष्ट्र ही हमारा पवित्र दायित्व बनता है इसकी सेवा करना। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इसे इजाफे पर मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। हम देखें तो सार्वजनिक ज्यादातर ये नहीं था गाइस इनकी कि जो औरतें जो भाग ले रही हैं, तो इनका ये मकसद नहीं था कि मतलब इनकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आएगा। गांधी जी ही मानते थे गाइस कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य होता था। गांधी जी भी यही मानते थे कि घर चलाना, घर संभालना, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ की भूमिका का निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य होता है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस के संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस के को इनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में दिलचस्पी थी। तो गाइस गांधी जी का जो मानना था कि घर चलाना ही मतलब औरतों का मेन कर्तव्य होता है, इसी के कारण गाइस क्या होता है, बहुत लंबे समय तक ही औरतों ने कांग्रेस में, जब हम देखते हैं संविधान का जो बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें ओनली 15 ही औरतों ने शायद भाग लिया था, 15 औरतों ने भाग लिया था गाइस। तो इसी के कारण ज्यादातर औरतें क्या आगे नहीं आ पाई, कांग्रेस ने उनको भूमिका नहीं दी। प्रतीकात्मक उपस्थिति में दिलचस्पी थी उनकी, जो उन्होंने उपस्थिति दिखाई उन पर भी वो लोग लेकिन खुश थे कांग्रेस वाले। देखिए अब देखते हैं अपन सविनय अवज्ञा की सीमाएं, क्या इसके दोष थे गाइस, क्यों इसको ज्यादातर सफलता नहीं मिली, क्या कारण था, इसके दोष देखेंगे अपन। सभी सामाजिक समूह में स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। सभी जो सामाजिक समूह थे गाइस, वो सभी क्या रहे थे, स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। सब लोग नहीं जान पा रहे थे, सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था गाइस। वो लोग जो अछूत होते हैं, दलित होते हैं, जिससे लोग छुआछूत, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है भारत की, यही छुआछूत मानना, छोटे अमीर गरीब का फर्क, और साथ में हम देखते हैं कि दलितों के छुआछूत की भावना, वो दूसरी कास्ट का है, हम दूसरी कास्ट का, हम उसको छू नहीं सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम थी गाइस। अंधविश्वास से घिरा हुआ था भारत, इसी के कारण इसको इतनी ज्यादा वो झेलनी पड़ी। कोई सामने भी आता था गाइस तो उनको अछूता समझना, कोई अंग्रेजों को छू लेता था तो उनको भी अछूता समझना, उनको पवित्र। एक बार अपन ने मूवी में देखा, वो सीरियल चलता था गाइस, आपने देखा होगा, जो झांसी की रानी थी, उनका वो लोग वो जो जीत के आई थी, जेल से आई थी गाइस, वो झांसी की रानी जब छोटे में चली जाती है, झड़प हो जाती है, तो उनका भी उन लोगों ने क्या पवित्रीकरण किया था कि इन्होंने अंग्रेजों को छुआ है। सोचिए आप, जिसमें कि वो जीत के आई हैं, उसका आप स्वागत करिए, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी अंधविश्वास तो यही था। क्या था, एक समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था। सब लोग स्वराज नहीं चाहते थे, उनको भी अपनी आज़ादी चाहिए थी। 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़क कहने लगे थे।
ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था जो 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़क कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया। एक गलती तो यही हो जाती है कि जो कांग्रेस बनी थी उन्होंने दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया कि इनके लिए भी तो कोई कानून होना चाहिए ना, या फिर हम इनकी समानता लाएं इनके बीच में। क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी, सवर्ण, हिंदू, सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन जो कांग्रेस के मेंबर थे गाइस, सदस्य थे, वो सब जो पहले की रूढ़िवादी विचारधाराएं चल रही थी उनसे डरी हुई थी। वो लोग डरी हुई थी, उनको उन पर अधिकार नहीं दिला पा रही थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया था गाइस कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। अभी तो क्या महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया गाइस। उन्होंने कहा कि यदि अपन छुआछूत मानते रहे, छुआछूत की भावना से यदि चलते रहे तो हम अभी तो क्या 100 साल तक नहीं पा पाएंगे आजादी। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। गाइस उन्होंने कहा कि सब हम भगवान की संतान है, हम सब एक हैं, इसमें अछूता कौन है। हम भगवान ने ही हमको भेजा है, उनको भी भेजा है। उनके घर में यदि हम चले जाते तो क्या हम भी अछूते होते, और वो भी हमारे घर में आ जाते हैं। बच्चा किसी के घर में जन्म लेता है, भगवान ये वर्ण नहीं बनाया है, ये तो इंसान बना के रख दिया है। तो उन्होंने कहा संतान बताया भगवान की। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों, तालाब, सड़कों, कुओं में समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वाले को काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए खुद वो शौचालय को साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता को पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई, अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलित को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां पर उनके संगठन काफी मजबूत थे। सो गाइस, जो गांधी जी ने कहा अपने भाषणों में, तो उनका मानना था गाइस कि सभी लोग एक हैं, कोई अछूता नहीं है, सब भगवान की संतान है। इस वाले पैराग्राफ में हमने देखा, और किसी से अस्पृश्यता नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने गाइस उन्होंने क्या शौचालय में भी काम किया गाइस गांधी जी ने, मतलब मेला ढोने की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि किसी का काम बुरा नहीं होता है गाइस, कोई अस्पृश्यता ना माने इनसे, और लोग अपने हृदय को परिवर्तित करें। ये पुराने रीति रिवाज फालतू की अस्पृश्यता को ना माने, मतभेद, छुआछूत को ना माने। इसके लिए उन्होंने खुद मतलब कि मेला भी मतलब ढोने का काम किया प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, और साथ में क्या किया। लेकिन जो दलित वर्ग थे गाइस जिसे अस्पृश्यता मानी जा रही थी, तो उनका मानना कुछ और था। वो लोग मान रहे थे, क्या मान रहे थे कि इनका हल गाइस, ये जो समस्याएं हैं जैसे कुओं में पानी नहीं भरने दिया जाता है, लोगों को छूते नहीं है, साथ में नहीं रह सकते गाइस, तो वो लोग जो दलित वर्ग थे गाइस जिनको छुआछूत मानी जाती थी, तो उन्होंने क्या समझा था कि इससे हल नहीं होगा, हमारा हल तो राजनीति में जाने से ही होगा। ढूंढना चाहते थे। शिक्षक संस्थानों में वो बोल रहे थे हमको आरक्षण दिया जाए, राजनीति में जाना जाए, और क्या है उनकी आवाज निर्वाचन क्षेत्र की बात तक कही ताकि विधायी परिषद में केवल दलितों को चुनकर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में, परिषद में जब ऊपर हमारे सरकार में हमारे दलित लोग भी रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा कानून बनाएंगे और हमारी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर वो ये प्रॉब्लम को, सामाजिक अपंगता की प्रॉब्लम को गाइस राजनीतिक सशक्तिकरण से वो लोग दूर करना चाहते थे। कौन लोग? वो। इसीलिए गाइस उन्होंने इन आंदोलनों का ज्यादातर सहयोग नहीं किया। गाइस अब देखते हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गाइस बहुत मतलब बड़े परिवार के तो थे, अमीर परिवार के, लेकिन ये लोग भी दलित थे। इनसे भी लोग छुआछूत माना करते थे। 1930 में दलित को दलित एसोसिएशन से संगठित किया गया। 1930 में अंबेडकर ने जो दलित वर्ग था उनको दलित वर्ग एसोसिएशन से संगठित किया।
दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जो अंबेडकर थे गाइस, अंबेडकर जी और गांधी जी के साथ में किस बात के पीछे काफी विवाद हो जाता है, वो कारण था गाइस, वो कह रहे थे अंबेडकर जी कि हमें अलग चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमारा अलग से निर्वाचन होना चाहिए। जबकि ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग को तो मान लिया था, लेकिन गांधी जी अमरण अनशन में बैठ गए थे। वो बोल रहे थे हमको एक अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहिए है, क्योंकि अलग निर्वाचन क्षेत्र मिल जाता है गाइस तो उनका, गांधी जी का मानना था कि ये हमसे अलग हो जाएंगे। जैसे कि हमने देखा गांधी वो वैसे भी ब्रिटेन के लोग क्या कर रहे थे, फूट डालो और राज करो। तो जो दलित लोग थे तो वो लोग हमसे अलग मानने लगेंगे गाइस, तो इसलिए इसकी इनकी झड़प विवाद हो जाता है। काफी देर तक बातचीत चलती है और गांधी जी यदि उनकी अंबेडकर की मांग मान भी ली जाती है तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, हमको, हम सभी एक हैं और हम सभी के लिए एक ही निर्वाचन क्षेत्र की जरूरत है। उनका मत था कि दलित उनके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण मतलब एकता की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय को मान लिया और सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। पूना पैक्ट यही था गाइस कि मतलब कि अलग निर्वाचन क्षेत्र ना किया जाए बल्कि इकट्ठा निर्वाचन क्षेत्र रहे और हम लोग एकत्रित रहें। इससे दलित वर्गों में जिन्हें अभी अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है गाइस को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनकी सीटें तो मिल गई गाइस, अब वो लोग, गांधी जी ये नहीं बोल रहे थे, गांधी जी भी इनके खिलाफ नहीं थे, बस गांधी जी ये बोल रहे थे कि अलग से निर्वाचन ना किया जाए, इनके लिए आरक्षित सीट दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आरक्षित सीट की इतनी सीटों में दलित लोग रहेंगे या अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे। इनके लिए मतदान सामान्य क्षेत्र में भी होना चाहिए, मतलब सभी पूरे जो देश के लोग हैं उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र एक ही होना चाहिए, दलितों का अलग नहीं होना चाहिए। यही भावना गांधी जी नहीं भरना चाहते थे इन लोगों के मध्य। जैसे कि इन्होंने मुस्लिम लोगों को अलग निर्वाचन क्षेत्र करके उनकी भावना ही बदल दी कि हम अलग हैं और हिंदू लोग अलग हैं, और लास्ट में इसका नतीजा तो आप देख ही सकते हैं, भारत और पाक का बंटवारा हो गया। यही नहीं चाहते थे गांधी जी का मानना था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। तो गाइस इनको जो दलित लोग थे इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे भले के लिए काम करेंगे, कांग्रेस को थोड़ी शंका की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि इन्होंने अमरण अनशन करके इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र जो चाहते थे, जो दलित लोग अलग निर्वाचन क्षेत्र, उनको अलग कर दिया था। तो भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खास उत्साह नहीं दिखाया। यही स्थिति गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक तो दलितों ने ज्यादातर हिस्सा नहीं लिया, दूसरा आते हैं गाइस मुस्लिम लोग भी, राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन को शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस को कांग्रेस से कटा रहता था गाइस, महसूस करने लगा था। 1920 के दशक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों से काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच संबंध खराब होते गए और दोनों समुदायों में उग्र धार्मिक जुलूस निकलने लगे। अब गाइस धार्मिक, एक तो वैसे ही भी अंग्रेजों लोगों की प्रॉब्लम थी, एक धार्मिक ले आए लोग बीच में, जिसमें कि धर्म का मतलब आप पॉलिटिकल में देख चुके हैं गाइस, हमने वीडियो डाला था, क्वेश्चन मतलब ये लेसन है पूरा कि धार्मिक मतलब सांप्रदायिक भावना उठने लगी कि नहीं हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग हैं, और जिसमें कि हम देखते हैं सिद्धांत तो सबके एक ही होते हैं। किसी का सिद्धांत ये नहीं कहता कि सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, या किसी का धर्म गाइस ये नहीं कहता है कि हम किसी को दुखी करें और हम राजा बने, ये नहीं बोलता है। सभी का धर्म मानवता सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। हिंदू धर्म राष्ट्रवादी को काफी करीब देखने लगी थी। जो हिंदू धार्मिक थे गाइस, हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होने लगे। 1920 के बाद के दशक गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकलने लगे। इनमें से कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे भी होने लगे। एक तो कई प्रॉब्लम ब्रिटेन की थी, दूसरी अब ये आ जाती है।
हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। इसका कारण ही एक प्रकार से अंग्रेज थे गाइस। उन्होंने बांग्लादेश का जैसे बंटवारा कर देना, 1905 में क्या किया था, उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया। बांग्लादेश में गाइस बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि मुस्लिम लोग रहते थे, उनको अलग भावना पे तौल देना गाइस, बांग्लादेश का अलग कर देना और निर्वाचन क्षेत्र दे देना गाइस मुस्लिम को अलग से और हिंदुओं को अलग। तो वो समझने लगते हैं कि हम अलग हैं और ये आप अलग हैं। इसीलिए गाइस दलितों के लिए गांधी जी ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना करने से मना कर दिया था कि एक ही निर्वाचन रहेगा गाइस, हम सब एक हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग गाइस, कांग्रेस उन्होंने 1906 में की गई थी कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना। यही तो प्रॉब्लम थी ना गाइस, मुस्लिम लीग अलग से बना ली थी, मतलब जिन्ना इन्ना वगैरह थे इनके नेता प्रमुख। एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया गया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। 1927 में ऐसा लगा गाइस कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकता हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेदी भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता। कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में बंगाल और पंजाब में मुस्लिम आबादी को अनुपात प्रतिनिधित्व किया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो मुस्लिम के गाइस कौन थे, मुस्लिम लीग के प्रमुख कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि जो पंजाब है और बंगाल है वहाँ के मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ का प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए निर्वाचन क्षेत्र में, निर्वाचिका में मांग रखी उन्होंने। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल रही थी। 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा कर दी। कौन? जयकर और M.R. जयकर ने। किस प्रयास पर गाइस जो ये बात चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो बंगाल का प्रांत है और पंजाब का प्रांत है, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचिका की मांग रखी कि इनके लिए अलग से निर्वाचन का क्षेत्र बनाया जाए, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं। तो इसकी निंदा किसने की? जयकर। 1928 में उन्होंने निंदा कर दी, M.R. जयकर ने। और इस मुद्दे में समाधान में भारी समाप्ति लगी। अब इस मुद्दे को बहुत ज्यादा समाप्ति में बहुत समय लगा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। सब गाइस एक दूसरे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। कांग्रेस अलग था, मुस्लिम लीग अलग थे, मतलब उनकी मांगे अलग थी और सब लोग संदेह की दृष्टि से सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख रहे थे कि इससे हमको क्या प्रॉफिट होगा। जब तक गाइस हम एकजुट नहीं होंगे तो कोई भी चीज में हो, जब हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमारा साथ नहीं देंगे, तो क्या होता है उसमें अपन एकता। और वो अंग्रेज लोग कम थे गाइस, हमसे बहुत कम आबादी थी, उन्होंने उपनिवेश कितना बनाया था गाइस, हमारा देश अलग, अफ्रीका में अलग, सब जगह ठहरे हुए थे बहुत ज्यादा अलग गाइस, सिर्फ एकता के दम पर। और हमारे ही देश में हमारे ही ऊपर राज करके चले गए गाइस। वो प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ एकता नहीं होती है वहीं पे अक्सर लोग पिटे जाते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अविश्वास का माहौल बना था, इसलिए सविनय अवज्ञा में ज्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस के कटे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था कि साथ में अपन संघर्ष करें मिल करके। बहुत सारे मुस्लिम नेता बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता में रहते थे। उनको भय था कि हिंदू बहुल संख्यक के वर्चस्व में स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति की पहचान खो जाएगी। गाइस ये लोग अलग क्यों रहते थे? ये अलग मांग क्यों कर रहे थे? मुस्लिम निर्वाचिका की अलग मांग क्यों कर रहे थे गाइस? इसका कारण था कि वो लोग, उनकी सोच ये थी कि कहीं उनकी संस्कृति ही न दब जाए। इनकी संस्कृति जो अब यदि इनकी हम मांग माने लेते हैं गाइस, हम साथ में रहते हैं, तो क्या होगा कि हिंदू लोग ज्यादा हैं तो कहीं इनका वर्चस्व ज्यादा ना हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्र ने क्या किया है गाइस? धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना की है। यहाँ पे सभी धर्म को बराबर
माना जाता है। कोई बहुसंख्यक हो, ज़्यादा संख्या हिंदू को हो या मुस्लिम की या कोई और कास्ट की हो या कोई और धर्म की हो, सभी के धर्म को समानता दी जाती है, सभी को धर्म को बराबर माना जाता है। हमारा संविधान धर्म के प्रति निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को ना ही ज़्यादा, किसी भी धर्म को ये छूट नहीं देता है गाइस कि वो दूसरे धर्म की बुराई करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं इसकी वीडियो के लास्ट पार्ट की ओर। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स।